नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। चोरी की नीयत से घर में घुसा था भाट पचलाना में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में उसकी हत्या करने वाला आरोपी। पूर्व में करता था नौकरी, अंततः घर सूना होने के समय की थी जानकारी। भाट पचलाना थाना क्षेत्र के खेड़ाउदा गांव में लापता 9वीं की छात्र की लाश घर में ही लहसुन की बोरियों के नीचे से मिलने के मामले में नानी के मंदिर जाते ही महज 1 घंटे के भीतर सुबह 9 से 10 बजे के दरमियानी बालिका की हत्या हो गई। इससे ये बात तो तय हो गई कि निश्चित रूप से इसमें कोई परिचित ही है, जिसे ये मालूम था कि सुबह इस समय घर पर कोई नहीं रहता, सिर्फ बालिका अकेली होती है। हत्यारे ने इसी समय का इंतजार किया और मौका पाकर गलत इरादे से घर में घुस गया। इसके बाद बालिका से उसका संघर्ष हुआ व इस दौरान आरोपी ने उसका गला दबा दिया। पुलिस को घर से पड़ोस के मकान में जाने और वहां से पीछे के खेत में कूदने के पैरों के निशान मिले थे, जिससे तय हो गया था कि आरोपी को चोट लगी है। तब पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उन्हीं में से ग्राम खेड़ावत का राहुल भील, जो कि पूर्व में बालिका के यहाँ नौकर था, उसके पैरों में भी चोट पाई गई। उसे सख्ती से पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने प्रेस वार्ता कर घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी घर में चोरी की नीयत से घुसा था। मैंने खुद वहाँ जाके जब देखा तो ये स्पष्ट हुआ कि घटना 9 से लेकर 9:27 के दौरान हुई है। इस 27 मिनट के स्लॉट में कौन व्यक्ति वहाँ आ सकते हैं, इस आधार पर हमने पूछताछ प्रारंभ की और इसमें हमारे पास लगभग 5 से 6 संदेही सामने आए। घटना का जो एग्जिट रूट था उससे भी स्पष्ट था कि आरोपी को कहीं ना कहीं कुछ चोट की संभावना है। इस आधार पर हमारा जो आरोपी अभी मिला है, उससे जब पूछताछ प्रारंभ करनी शुरू की तो उसने घटना स्वीकार की और ये पहले उनके यहाँ मजदूरी का भी काम किया करता था और जानता था। उसको जो उनके मतलब के नाना है उसके साथ उनके यहाँ काफ़ी काम किया। अभी भी किसी एक मेड़ के काम को लेकर उनके पास पहुंचा था और चूंकि उसको पूरा पैटर्न मालूम था कि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में घर में सुना रहता है, तो गया और उसके बाद लड़की जैसे ही सामने आई तो उसके साथ इस तरह का घटनाक्रम किया। उसने पूरी घटना को स्वीकार किया है। हम पूरी वैज्ञानिक साक्ष्य और जो तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं और इस प्रकरण को पूरा फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे और चिन्हित अपराध की श्रेणी में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे इस वजह इस प्रकरण का जल्दी ही न्यायालय से निराकरण करके आरोपी को सजा दिलाया जा सके। चोरी की नीयत से गया था अभी उसका जो कन्फेशन है उसमें उसने यही कहा है कि वो चोरी के इरादे से गया था और इसके बाद उस लड़की चूंकि सामने आ गई तो वो घटना। अब घरों से निकलकर प्रदर्शन तक पहुंचा पेंशनर्स का आंदोलन। डीए एरियर नहीं तो वोट नहीं के पर्चे घरों पर चस्पा करने के बाद किया टावर चौक पर प्रदर्शन। सरकार द्वारा पेंशनरों के हितों की अनदेखी करने के विरोध में मध्य प्रदेश पेंशनरों ने पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव में अपने घर के मुख्य द्वार पर ये पेंशनर का घर है, डीए एरियर नहीं तो वोट नहीं, वोट मांग कर हमें शर्मिंदा न करे के पोस्टर चस्पा कर दिए। वो उज्जैन पेंशनर एसोसिएशन ने टावर चौराहा पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों के संबंध में बताया कि केंद्र सरकार अपने रेगुलर कर्मचारियों को और पेंशनरों को 34% महंगाई भत्ता महंगाई राहत दे रही है, तो वहीं शिवराज सिंह सरकार रेगुलर कर्मचारियों को तो 31% महंगाई भत्ता दे रही है, मगर पेंशनरों को केवल 17% महंगाई राहत दे रही है। उज्जैन पेंशनर्स संघर्ष समिति का कहना है कि पेंशनर्स परिवार को इस महंगाई में 4,000 से लेकर 14,000 रुपए तक का नुकसान होने से जीवन यापन करना कठिन हो गया है। जिले में लगभग 40,000 पेंशनर है जो लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं। अंततः 6 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मतदान में सभी पेंशनर्स ने नोट का बटन दबाने का निर्णय लिया है। यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो विधानसभा चुनाव में भी सरकार का विरोध करेंगे। इस संबंध में पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने बताया। आज ये जो आंदोलन प्रतीकात्मक आंदोलन हो रहा है, ये पेंशनर संघ की तरफ से हो रहा है और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। हम स्वतंत्र रूप से कर्मचारी लोग हैं और हमारी पीड़ा ये है कि पूरे प्रदेश में लगभग 4.5 लाख पेंशनर कर्मचारी हैं और उज्जैन में लगभग ये आंकड़ा 40,000 के लगभग। पीड़ा इस बात की है कि महंगाई के इस ज़माने में जब तेल साबुन और इससे पेट्रोल तक के भाव बढ़े हुए हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, ऐसे में ये जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है, ये कर्मचारी पेंशनर कर्मचारी को लगभग 17% महंगाई राहत कम दे रही है। अन्य राज्यों में जहां 34% महंगाई राहत दी जा रही है, वहां मध्य प्रदेश में केवल 17% महंगाई राहत दी जा रही है, जिसकी वजह से पेंशनर कर्मचारी को उनकी पेंशन के मान से कम 6,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति माह का नुकसान हो रहा है। हमारी पीड़ा यह है कि उम्र के इस दौर में
जबकि पारिवारिक दायित्व बढ़ जाते हैं, बीमारी आजारी, बच्चों की पढ़ाई फीस, ऐसे में हमें अपना परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमने विरोध का जो सिलसिला चालू किया है यह प्रतीकात्मक रूप में है और यह चेतावनी है। नगर निगम के चुनाव के माध्यम से हम शिवराज सरकार को यह चेतावनी दे रहे हैं कि कर्मचारियों की यह मांग, न्यायोचित मांग, ये कोई हमारी मांग नहीं है बल्कि हमारा अधिकार है। जब केंद्र के समान अन्य राज्यों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो हमें भी उसी के अनुरूप 34% महंगाई राहत दी जानी चाहिए। सर, किस टाइप से मतदान में हम नोटा का उपयोग करेंगे और शिवराज को विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में हम पूरी शक्ति से इस सरकार को हटाने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? नगरीय निकाय चुनाव के लिए शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थित स्ट्रांग रूम से मतदान दलों को सामग्री वितरण कर रवाना किया गया। नगर निगम चुनाव का शोर सोमवार शाम से थम गया। 6 जुलाई की वोटिंग के लिए नगर में 568 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 2272 अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जा रहे हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। इसमें 4,61,000 से अधिक मतदाता महापौर पद के 5 पार्षदों के लिए 180 उम्मीदवार का फैसला करेंगे। 29 मतदान केंद्र संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्र को 59 सेक्टर में बांटा गया है। उज्जैन शहर में कुल मतदाता 4,61,103 है, जो कि 54 पार्षद एवं 1 महापौर का निर्वाचन करेंगे। मतदान सामग्री का वितरण मंगलवार को किया गया। पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गई। नगर निगम उज्जैन के निर्वाचन में मतदान दलों को ईवीएम देने के लिए 5 जुलाई को सुबह 5:30 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया। इस बाबत एसडीएम संजीव साहू ने बताया। नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र में कुल 568 मतदान केंद्र हैं, जिनके लिए आज सामग्री वितरण का काम किया जा रहा है। लगभग 2200 से अधिक कर्मचारी अधिकारी जो है मतदान दलों में लगे हुए हैं, जो कि कल निर्वाचन संपन्न कराएंगे। इनको आज सामग्री वितरण का काम कर रहे हैं और लगभग 2 बजे तक सभी दल जो है अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएंगे। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ भी होती है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद है। जो भी दल जिस वाहन के माध्यम से रवाना होंगे उसमें एक सुरक्षा अधिकारी रहेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन किया गया है, उस पर पूरी पुलिस व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा 13 जो शहर के थाने हैं उस पर हर थाने पे हमने एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया है, जो ये सारी व्यवस्थाएं आज से ही देखेंगे जैसे ही दल जो है अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाए। टोटल मतदान केंद्र कितने बनाए गए? टोटल 568 मतदान केंद्र जो है पूरे नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए। दुर्लभ किस्म के उल्लू पक्षी की जान बचाई कृषक ने। वन विभाग को सौंपा गोल्डन आउल। उम्र दराज होने के कारण उड़ने में असमर्थ हो गया था पक्षी। वादनगर में रहने वाले गुलशन पिता रोशन कौशल निजी बैंक में फाइनेंसर होकर कृषक भी हैं। गुलशन को ग्राम हरसोदन स्थित अपने खेत पर एक उल्लू दिखाई दिया जो उड़ नहीं पा रहा था। तब गुलशन ने वन विभाग को उल्लू के बारे में जानकारी दी। वन विभाग की टीम में उमेश वर्मा, वन रक्षक और राजेंद्र चौहान ने मनछामन स्थित पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद मैथनिया से उल्लू का प्राथमिक उपचार कराया। डॉक्टर अरविंद मैथनिया ने बताया कि दुर्लभ किस्म का गोल्डन आउल है, जिसकी प्रजाति विलुप्त होने को है। उल्लू को कोई चोट नहीं है, अपितु उम्र दराज होने के कारण वह कमजोर हो गया है। तो अभी हम लोगों ने उसका एग्जामिन किया है। आई थिंक है ना, क्या कहते हैं, उसको कोई बाहरी इंजरी नहीं है, लेकिन एक उम्र का एज फैक्टर होने के कारण लग रहा है कि वो उड़ नहीं पा रहा है। मैंने उसका ट्रीटमेंट पूरा लिख दिया है। वहीं उल्लू की जान बचाने वाले गुलशन कौशल ने कहा कि उल्लू के विषय में कई किंवदंतियां होने से कोई इससे नुकसान न पहुंचा दे, अंततः इसे वन विभाग के हवाले किया गया। रात को 8 बजे के आसपास अपने खेत से घर आ रहा था। मैंने गुल्लू को देखा और थोड़ा सा वो चल नहीं पा रहा था। कुछ समय मैंने रुक के उसको कोशिश करी कि क्या दिक्कत है, पर वो जा नहीं पाया। तो मेरे खेत पे एक कमरा बना हुआ था, मैंने वहाँ पे उसको छोड़ दिया कि अगर ठीक हो जाएगा तो ये चला जाएगा। पर कल संडे आया, फिर मैं कल शाम को वापस पूछा मैंने, तो वो गया नहीं। तो फिर मैंने वन विभाग से संपर्क किया और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको व्यवस्थित जगह पे पहुंचा के उसको कैसा ट्रीटमेंट मिल जाए ताकि वो ठीक होकर स्वस्थ होकर उड़ जाए। लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद बाबा महाकाल की सवारी धूमधाम से अपने पारंपरिक मार्गों पर निकलेगी। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ किया सवारी मार्ग का निरीक्षण।
विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के आंगन से 2 सप्ताह बाद श्रावण माह की पहली सवारी 18 जुलाई को धूमधाम से निकलेगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण महीने के दौरान देश भर के श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। श्रावण मास की शुरुआत इस बार 14 जुलाई से हो रही है। वहीं बाबा महाकाल की पहली सवारी सोमवार यानी 18 अप्रैल को मंदिर से निकलेगी। सवारी को लेकर तैयारियां और सवारी मार्ग की स्थिति देखने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला, मंदिर समिति सदस्य और अधिकारियों ने सवारी मार्ग का दौरा कर निरीक्षण किया। कलेक्टर और एसपी ने बाबा महाकाल की सवारी मार्ग गुदरी चौराहा, पान दरीबा, रामानुज कोट, रामघाट ढाबा रोड, गोपाल मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सवारी मार्ग में बने कच्चे मकानों पर यह ध्यान रखे कि कोई भी श्रद्धालु सवारी देखने के लिए कच्चे पंगार पर नहीं चढ़े। इसके अलावा सवारी मार्ग के बिजली के खंभों को प्लास्टिक शीट से कवर करने के लिए निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, एडीएम संतोष टैगोर, एसपी इंद्रजीत, सीएसपी विनोद मीणा मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि सवारी के दौरान एक दिन पहले ही संपूर्ण मार्ग की सफाई, पानी का छिड़काव करने और मार्ग को क्लियर करने के निर्देश दिए हैं। भगवान महाकाल की श्रावण मास की पहली सवारी 18 जुलाई को निकलेगी। इसके बाद दूसरी सवारी 25 जुलाई, तीसरी सवारी 1 अगस्त, चौथी सवारी 8 अगस्त, पांचवी सवारी 15 अगस्त और अंतिम शाही सवारी 22 अगस्त को मंदिर प्रांगण से निकलेगी। आज मेरे द्वारा सभी अधिकारियों के साथ में जो महाकाल सवारी मार्ग है उसका भ्रमण किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि सावन महीने में महाकाल पूरी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं, जो सावन के प्रत्येक सोमवार को और आषाढ़ के 2 जो सोमवार होते हैं, बादों के जो सोमवार होते हैं, तो उसी के तहत आज पूरे मार्ग का भ्रमण हमारे द्वारा पैदल किया जा रहा है। और रास्ते में जो भी कमियां हैं, चाहे मार्गों का अगर सुदृढ़ीकरण करना है, समतलीकरण करना है, या फिर जो बिजली के तार हैं उनको वापस टाइट करना है, अगर कहीं पर कोई गिराऊ भवन, गिराऊ संरचना या कोई ऐसा खंभा टाइप का है उसको सही करना है या उसको हटाना है, इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान देते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। क्योंकि 2 साल बाद ये अवसर आया है जब सवारी अपने पारंपरिक मार्ग से निकाली जा रही है, क्योंकि बीच में कोविड के समय बहुत छोटे मार्ग से निकाली जा रही थी, तो इसलिए ये ज़्यादा और चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन हमारी टीम के द्वारा मेहनत करके जो भी कमियां हैं उनको अगले 2-4 दिनों में दूर कर लिया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद सरपंच समर्थकों ने विरोधी प्रत्याशी के समर्थक के साथ की मारपीट। देवास जिले का है मामला। देवास जिले के ग्राम पंचायत पर्वतपुरा से नवनिर्वाचित सरपंच सेठ अनूप सिंह नागर ने घनश्याम मुकाती को चुनाव में 16 वोट से हरा दिया। जीत के बाद अनूप सिंह नागर के समर्थकों द्वारा धारा सिंह नागर, सतीश नागर, संजय नागर व राहुल नागर जातिगत आधार पर ब्रजेश नागर द्वारा घनश्याम मुकाती का समर्थन करने पर ब्रजेश नागर के साथ मारपीट की और धमकी दी कि तेरे टुकड़े कर देंगे और तेरी बहन को भी उठा ले जाएंगे। मारपीट के बाद ब्रजेश को देवास के सरकारी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है। वह सरपंच के प्रभाव में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। तेरा कोई भी नहीं है, तेरे को भी हम निपटा देंगे, आज निपटा के मानेंगे तेरे को। अच्छा, आज ही निपटाने का प्रोग्राम था उनका? हाँ। चलो ठीक है। तेरे घर में घुस तेरी बहन को उठा ले जाएंगे, तेरे पास। अच्छा, बहन को भी उठा ले जाएंगे? हाँ। बहुत अच्छा है। ऐसा बोल रहे थे सभी, मेरे को ध्यान ही। चल अभी तेरे को आराम है? और उसने वो बहादुर को पत्थर के उसने दी थी, उसे दारा सिंह ने इसने कि तू दे ले तेरे को भी। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।